86 वर्ष की उम्र थी रतन टाटा जी की। एक अच्छी उम्र मानी जाती है, लेकिन वो किस तरीके से एक्टिव थे ये आपने उनके अंतिम समय की तस्वीरों में देखा। चाहे वो मीटिंग्स की बात हो, बड़े डिसीजंस की बात हो, ऊर्जा से भरे हुए थे रतन टाटा। और पूरा जीवन एक तरीके से उन्होंने व्यवसाय और व्यवसाय के साथ मूल्यों को भी साधने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनके द्वारा स्थापित किए गए मानदंड मूल्य जो है वो आने वाले समय में उद्योग जगत, व्यवसाय जगत के बहुत काम आने वाले हैं, खासतौर पर भारतीय व्यवसायियों के लिए। क्योंकि भारत में व्यवसाय करने की, हर देश की अपनी अलग परिस्थितियां होती है और उन परिस्थितियों में व्यवसाय करना एक अलग चुनौती लेकर आता है। अगर बात करें रतन टाटा की, तो उनके जीवन में खुद कई चुनौतियां आई जिनके बारे में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। और बहुत ही बढ़िया अनुभव जो है, मेरे पैनल पर मौजूद जो बहुत ही वरिष्ठ ऐसे मेहमान हैं जिन लोगों ने रतन टाटा जी के साथ में कार्य किया, उनकी कंपनियों के साथ कार्य किया, साथ ही साथ में उनके कई निजी अनुभव हैं, उन्होंने क्या सीखा वो बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिको अफोर्डेबल कार्स बनाने को लेकर एक झटका भी लगा, एक ऐसा समय भी आया जिसको आप कह सकते हैं चुनौती का समय था, लेकिन उसके बाद में आप और आगे बढ़ते हैं और जगुआर जैसी कंपनी को खरीदते हैं। बड़ा चर्चा का विषय बना था। बहरहाल इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह के और जो यादें हैं उनको फिर से ताज़ा करने का प्रयास करेंगे। 86 साल की अवस्था में रतन टाटा जी ने आज अंतिम सांस ली है। और सही बात है कि चाहे उनकी जितनी भी उम्र हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार खबरें आती थी, लेकिन इसके बावजूद जब खबर आई तो सभी को झटका लगा। सादगी, सरलता, ये उनके कुछ ऐसे गुण थे जिस पर हम पिछले 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं। और उनकी सहजता और सरलता, ये उनका सबसे बड़ा गुण माना गया। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 30 से अधिक कंपनियों के साथ वैश्विक विस्तार किया, लेकिन वो कभी भी दुनिया के अरबपतियों की सूची में स्थान पाने की इच्छा नहीं रखते थे। उनके लिए व्यक्तिगत संपत्ति से ज्यादा समाज के प्रति योगदान और जन सेवा महत्वपूर्ण थी। रतन टाटा का परोपकारी दृष्टिकोण उनकी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रहा। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास के लिए अनगिनत परियोजनाओं को समर्थन दिया। उनकी परोपकारी गतिविधियां 20वीं सदी की शुरुआत से ही सक्रिय रही, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज के हित को प्राथमिकता दी। ये उनकी दूरदर्शिता और परोपकार की भावना थी जिसने उन्हें कॉरपोरेट जगत के दूसरे उद्योगपतियों से अलग खड़ा किया। रतन टाटा कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर को दान भी करते थे। इसके अलावा वो किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान रतन टाटा ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ की बड़ी राशि दान की थी। रतन टाटा देश के रतन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हम बातचीत कर रहे हैं दिलीप भट्ट जी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अशोक सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंटक, एसपी सिंह जी, पूर्व अधिकारी टाटा मोटर्स, ये तीनों मेहमान बने हुए हैं। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एसपी सिंह जी आपको ब्रेक से पहले बता रहे थे वो किस्सा जिसमें जगुआर को खरीदने वाली बात थी। ये तस्वीरें भी लगातार जारी रहेंगी और ये बातचीत भी। सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वो जो बात कह रहे थे उसको पूरा करेंगे, किस तरीके से इंडिको का 1999 से 2008, मुझे लगता है अगर मैं ठीक हूं तो इसी के बीच का ये पूरा मामला रहा। और एक समय ऐसा आया था कि जब टाटा को बेचने की नौबत आ गई थी, और एक समय ऐसा आया कि जिससे डील चल रही थी उसी को खरीद लिया। खैर, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था उस दौर में। देखिए, जैगुआर का जो एक्विजिशन था, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप था। हमको नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी बिजनेसमैन
इतनी हिम्मत करता कि जैगुआर कंपनी को खरीदा, क्योंकि वो कंपनी मुझसे मैं बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। और हिंदुस्तान में हम लोगों ने ये समझा कि जैगुआर खरीदा है और उसको फॉरेन मार्केट के लिए ही खरीदा है, और हमारे यहाँ से जितने भी इंजीनियर्स गए वहां उसका ये देखने की कैसी फैक्ट्री है, क्या हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा डायरेक्टिव था लोगों को कि हम जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बनाने जा रहे हैं, ये र्यूमर कभी नहीं फैले कि हम जैगुआर खरीद के उसको कॉपी करके बना लेंगे। और जैगुआर है, और इंडियन कंडीशंस है। जो आप वहां से सीख के आइए, डिजाइनिंग क्या होती है, मटेरियल टेस्टिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग में जीरो डिफेक्ट क्या होता है, और यहाँ आके इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आप अपना डिजाइन कीजिए, जिसमें आपको इंडियन कंडीशन में है यहाँ के लोग कितनी कीमत दे सकते हैं, कैसी सड़कें हैं, किस तरह के लोड लेके लोग चलते हैं, कितने पैसे, क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने इंजीनियर्स को, अपने डिजाइनर्स को ट्रेन करवाया। एटीट्यूड करेक्शन हुआ। जैगुआर में भेजने का कारण यह था कि जितने हमारे इंजीनियर्स, परचेज मैनेजर्स और प्लानर्स गए, उन्होंने जब जैगुआर के स्टाफ से बात की, वहां के इस कस्टमर सर्विस को देखा, तो एक एटीट्यूड करेक्शन है। जो पहले लाइसेंस राज वाला एटीट्यूड था वो तो कंप्लीटली स्मैश हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, डीलर नेटवर्क में टाटा मोटर्स के ट्रक बनाने के टाइम में बहुत सारे ऐसे डीलर थे जिनसे हमारे अपने इंजीनियर बात करने में डरते थे, उनका इतना रुतबा था मैनेजमेंट में, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ दिया। नहीं, डीलर को कहा कि अगर आप करेक्टली कस्टमर सर्विस करते हैं, फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, हम आपको मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको कस्टमर को कभी भी बेवकूफ नहीं बनाना है। कभी ये मत एक्सप्लेन कीजिए कि कस्टमर की गलती से ये डिफेक्ट है। तो उसको करेक्ट, मतलब उनका कहना था कि यू हैव टू डू इट करेक्टली एंड डू इट करेक्टली एट राइट टाइम, ये उनका कहना था। और हम लोगों ने उनका जो ह्यूमन एस्पेक्ट देखा है, मैं आपको दो बात बताता हूं। टाटा मैनेजमेंट में एक ग्लैमरस डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो शायद अभी भी होगा, मुझे टाटा छोड़े काफी दिन हो गए। उसको बोलते थे टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे हमारे यहाँ IAS सर्व है, वैसे उनमें TAS था। और TAS में जो लोग बहाल होते थे, भगवान जाने कैसे आते थे, क्या करके आते थे, उसमें से 10% से ज्यादा, बाकी लोग तो मेरे ख्याल से मिनिस्टर्स या दूसरे लोगों के नॉमिनी होते होंगे। लेकिन वो आके फैक्ट्री के एक्सपीरियंस प्लानर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स को इस तरह से प्रताड़ित करते थे अपने अलूल झूल हरकतों से कि लोग घबरा गए कि भी TAS रहेगा तो बहुत लोग छोड़ के जाने लगे। रतन टाटा ने ये TAS का जो ग्लैमर पोजीशन था उसको बंद कर दिया। कहा TAS का होने का मतलब क्या है, आप पहले जाके फैक्ट्री में जाके सीखिए। उन्होंने अपना एग्जाम्पल लिया कि मैं टिस्को में जाके काम सीखता था। आप पहले फैक्ट्री में जाके सीखिए, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपना कमेंट दीजिए। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, हम लोग की इज्जत इतनी होती थी, जो GRD के टाइम में भी था, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा कि कोई भी टाटा मोटर्स का आदमी, बाकी कंपनी के भी होंगे, अगर बॉम्बे हाउस जाता था हेडक्वार्टर में किसी काम से, किसी को मिलना हो या कुछ करना हो, इवन लिफ्टमैन जैसे ही पूछता था आप कहां से आए, जमशेदपुर से, तो उसको क्यू तोड़ के उनको पहले लिफ्ट में बैठाता था। ये हाल था। तो ये इज्जत मिलती थी वर्कर को उनके जमाने में, और वो GRD के टाइम में भी थे, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। और जहां तक कि फैसिलिटीज का सवाल था, उन्होंने मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर स्टडी करके बहुत सारा जो इन हाउस प्रोडक्शन था, टाटा मोटर्स टायर, बैटरी और इलेक्ट्रिकल आइटम को छोड़ के हर चीज बाहर से खरीदते थे, हर चीज खुद बनाते थे, सॉरी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारा इन हाउस कैपेसिटी जो है सिर्फ इन हाउस नीड को ही मीट करेगा, बाकी टाइम में हो सकता है उसके पास आइडल कैपेसिटी जो भी था भी, तो उन्होंने जैसे इंजन डिवीजन है सॉरी इंजन डिवीजन को उन्होंने अलग यूनिट बना दिया, इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया। फाउंड्री फोर्स को अलग इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया, ताकि वो हमारे इंटरनल डिमांड को मीट करने के बावजूद भी अपनी कैपेसिटी से मार्केट में और भी बिजनेस करें जी। तो इस तरह से उन्होंने बिजनेस को भी बहुत एक खास डायरेक्शन दिया कि आप हर चीज खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
और हो नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग यूनिट बनाए, हर एक यूनिट एक प्रॉफिट सेंटर होगा, एक हाँ, अलग कंपनी होगी, ये आपने एक उसका बड़ा प्रॉफिट वो सफर ये करेगी। जो बात है ना, ये और थोड़ा समझने, और मुझे लगता है अशोक जी इसमें काफी मदद कर पाएंगे, क्योंकि अशोक जी ट्रेड यूनियन को समझते हैं, और उन्होंने अभी कई सारी यूनियंस के नाम भी बताए थे लिस्ट में से पढ़कर, जो कि टाटा से जुड़ी हुई थी। अशोक जी मुझे बताइए, जो डिफरेंट बिजनेस, और इस सबके बीच में नीता अंबानी जी की तस्वीर हम देख रहे हैं, पीयूष गोयल से वो बातचीत कर रही हैं, अभिनेता आमिर खान भी यहाँ पर पहुंचे, सभी तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें भी जारी रहेंगी। अशोक जी मुझे ये बताएं कि ये जो वैरायटी ऑफ बिजनेसेस होते हैं, एक बिजनेसमैन होता है जैसे टाटा मोटर्स, टाटा जो है पहले ट्रक के लिए जानी जाती थी, फिर अफोर्डेबल कार्स के लिए आई, फिर हमने देखा एक्वायर किए कई बड़े बिजनेस, लेकिन फिर हम देखते हैं टाटा नमक भी है और भी बहुत सारी चीजें, फिर हम देखते हैं कि टाटा जो है वो किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में भी एंट्री करता है। तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिजनेस होते हैं, और ये कैसे ही एक अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, और रतन टाटा का इन्वॉल्वमेंट या एक बड़े चेहरे का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से इसमें होता है। देखिए, आपने खुद ही कह दिया। अब रतन टाटा साहब जो हैं ऐसे आदमी थे जिनकी सोच में सब कुछ था। माने एक बूंद से लेके समुद्र तक था, एक बूंद पानी से लेके समुद्र तक था उनके दिमाग में। जगुआर जैसे उन्होंने कहा कि घाटे में चल रही थी, लेकिन जगुआर को नहीं, जैक को खरीद लिया। घाटे में जा रही है, लेकिन हमको इसको लेना है, बंद नहीं करना। बंद करने से क्या होगा, कर्मचारी इससे अलग होंगे, खत्म होंगे, उनकी क्या होगी। लेकिन चार चीजें देखिए, मैं बिंग आईलो गवर्निंग बॉडी मेंबर में था, मैं जेनवा में 3 साल इलेक्टेड, वहां मैंने देखा 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो पास हुई, जिसको टाटा साहब, मुझे लगता था टाटा साहब से लिया उन्होंने। नंबर वन वॉज द हेल्थ, नंबर 2 वॉज द एजुकेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 4 सोशल सिक्योरिटी। ये चारों चीजें टाटा साहब ने अपनी कंपनी में एकदम सुरक्षित रखकर लोगों के लिए दे दी थी, कि अपने वर्कर्स के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, कि 4 चीजें जिंदगी से जुड़ी हैं। हेल्थ, इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड, यू कैन नॉट डू द वर्क, हम आपसे बात ही नहीं कर सकते। एजुकेशन इज नॉट देयर, हम सोच नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर, हम घर नहीं चला सकते। सोशल सिक्योरिटी इज नॉट देयर, तो सिक्योरिटी जब नहीं है तो फिर कैसे चलेंगे। तो चारों चीजें उन्होंने, ऐसी बेसिक चीजें हैं, 4 पिलर्स, तो जरूरी थे उन्होंने अपने जहां इंडस्ट्री में सबको डाल दी, नीचे से ऊपर तक। एवरीबडी वाज इंटाइटल्ड फॉर दिस। और जो आप कह रहे हैं नमक से लेकर वहां तक, उनकी सोच ऐसी थी कि वो बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे, नॉट बिजनेस, नॉट टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे थे, वो सेवा के लिए आए थे, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पीपल, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। इसके लिए वो काम करते थे। तो जो ऐसी सोच होगी ना, वो सोच कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि देखिए, एक कहा है, वो धन गजधन बाधन और धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये संतोष धन जो था वो टाटा साहब के पास ऐसा सुरक्षित था कि सारा धन बेकार था उनके लिए। वो धन पे नहीं ध्यान रखते थे, संतोष था उनके मन में, और लोगों को संतुष्ट करते थे जी। जैसे आपने कहा नैनो जो कार थी, किसके लिए बनाई, तो छोटे लोगों के लिए बनाई, कि 1 लाख में खरीद ले, वो भी देखेंगे गाड़ी में बैठकर कैसे एंजॉय कर सकते, कैसे जा सकते। अब ये ठीक है, चली नहीं चली, चल रही। अभी तो मेरे यहाँ तो नैनो ही है, अभी तक चल रही है, नैनो ही है। नैनो से नैन मिलते हैं रोजाना, और टाटा को हम याद करते हैं। तो बात ऐसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, टाटा की सर विजन, 1 मिनट सर, टाटा का विजन, टाटा की सोच ऐसी थी जो देश के सभी लोगों से जुड़ी हुई थी, देश से जुड़ी हुई थी। वो जवान से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, सबसे जुड़ी हुई सोच उनकी थी। उनकी सोच से कोई अलग नहीं था। जिसकी सोच से कोई अलग नहीं होगा तो फिर अपने को कैसे अलग करेगा टाटा से। ठीक बात है। तो टाटा रहे न रहे, हम लोग उनको अपने से अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। बड़ा बहुत इस देश का 80 करोड़ मजदूर और किसान, यंग 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 80 करोड़ हैं इस देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का किसान। मैं आऊंगा इस तरह जुड़ा हुआ है। आपसे कुछ चीजें और जानूंगा। बस 1 मिनट और सर, 30 सेकंड बोलिए। ये 140 करोड़ ऐसा जुड़ा है ना, किसको आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, ये मेरा कहना जी।
मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी से आज मैं बात भी करना चाहता था इस मसले पर। कई सवाल अभी शरद जी पैनल पर हमने रखे, बातचीत की है। दिलीप भट्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंह जी, एसपी सिंह जी, इनके अपने अनुभव भी रहे हैं। मैं अभी जानना ये चाह रहे हैं इस मौके पर कि जैसा अभी आपने सुना भी होगा, अशोक जी कह रहे थे बिजनेस विद अ पर्पस। आमतौर पर आज अगर किसी यंगस्टर को पूछा जाए बिजनेस में क्यों जा रहे हो, तो वो अफ्लुएंट या वो जो लाइफ स्टाइल देखता है, वो पैसा देखता है, पहचान देखता है, उसके लिए जाता है। बट यहां तो एक तो विरासत में मिला और उसको आगे बढ़ाया। नैनो से जगुआर तक रेंज देखिए आप, नमक से लेके ट्रक तक रेंज देखिए आप। तो ओवरऑल रतन टाटा की शख्सियत एक ऐसी बिजनेस पर्सनालिटी के तौर पर आप आज कैसे याद करना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल हो? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और मेरे सभी पैनल पे साथियों को भी मेरा दिल से नमस्कार, और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को भी। और मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे डोयन की, एक ऐसे शख्सियत की जो कि एक गालिब का शेर है पुराना, मुझे पता नहीं मेरा गालिब का है किसी और का शेर, बहरहाल मुझे याद है। और मैं ये शेर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे 2-3 बार टाटा साहब से मिलने का मौका मिला। 2 बार मैं उनको बॉम्बे में मिला, 1 बार मैं उनको दिल्ली में मिला एक सिंपोजियम में स्टार्टअप के। और शेर इस तरह है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है। हजारों साल नरगिस नरगिस एक फूल होता है जिसको कम लोग पसंद करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है, तब कहीं जाकर चमन में पैदा होता है दीदावर। तब कहीं जाके ऐसा कोई शख्स, कई डेकेड्स में, कई सेंचुरीज में ऐसा शख्स आता है दुनिया में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं अपना निजी अनुभव साझा करना चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के साथ। मैं रतन टाटा साहब को स्टार्टअप्स का बहुत शौक था और वो नए नए स्टार्टअप्स को बुलाते रहते थे। उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग भी करी, शायद सब लोग इस बात को जानते हैं नहीं जानते हैं। मैं एक स्टार्टअप, यंग स्टार्टअप था गुड़गांव का, मैं उसको साथ लेकर गया। मैं एक स्टार्टअप मेंटर भी हूं अपनी कैपेसिटी में। तो मैं रतन टाटा साहब से पहले मिल चुका था, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और मैं लेकर गया। तो वो 25-26 साल का वो यंग फाउंडर था, उसने रतन टाटा साहब से सवाल पूछा मेरी प्रेजेंस में, मैं भी था क्योंकि मैं ही लेके गया था उसको, कि साहब आप तो इतने आप इतने साल बिजनेस करते रहे हैं, इतनी जनरेशंस हो गई बिजनेस करते हुए, आपको पता है बिजनेस रिस्क क्या होता है। क्या मुझे, जो भी वो बिजनेस करना चाह रहा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या इसमें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत नजर आ रहा है। रतन टाटा साहब ने जो जवाब दिया डॉक्टर प्रवीण, वो नोट करने लायक है क्योंकि मैं उसका साक्षात गवाह हूं, मैं वहीं पर था। उन्होंने कहा कि जिसको रिस्क लेना नहीं आता वो बिजनेस का रिस्क ले ही नहीं सकता। मतलब आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप बिजनेस करने लायक ही नहीं है। उन्होंने सीधी सी बात करी। और जो अभी नैनो की बात हुई, अभी जैगुआर की बात हुई, जैगुआर लैंड रोवर की बात हुई, टाटा टेस्ला की बात थी, कोरस की बात थी जो कि स्टील का एक्विजिशन था बहुत बड़ा। और मैं तो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूं, अर्थशास्त्र के जगत से जुड़ा हुआ हूं और फाइनेंस के जगत से जुड़ा हुआ हूं। टीसीएस का जब आईपीओ आया था, मैं उसको भी जानता हूं, कितने लोग करोड़पति बने हैं। तो मैं अगर इस शख्सियत की बात करूं डॉक्टर प्रवीण, मैं 3-4 हिस्सों में उनको बांटना चाहूंगा और इसमें पूरा देश कवर हो जाता है। पहले मैं उन ग्राहकों की बात करूंगा जो कि टाटा का सामान इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल भारत का शायद ही कोई हाउस होल्ड है इस समय जो कि टाटा के किसी ना किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। कम से कम नमक तो उनके घर जरूर होगा। और आयोडीन का नमक में आना, आयोडीन और नमक का ये जो मेल था, इसके पीछे शायद सब लोग ना जानते हो कि रतन टाटा साहब का हाथ था। वरना गॉइटर की बीमारी इस देश में इस कदर फैल जाती कि शायद संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि आयोडीन की कमी से गॉइटर की बीमारी होती है। जो लोग मेडिकल साइंस को समझते हैं उनकी जानकारी के लिए। तो एक तो वो ग्राहक है, दूसरे 10 लाख से ऊपर एम्प्लॉइज टाटा की कंपनियों में। अगर भारत सरकार के बाद कोई दूसरा सबसे अच्छा एम्प्लॉयर इस भारतवर्ष में है तो मैं समझता हूं वो टाटा ग्रुप है। और मेरे साथ माननीय टाटा ग्रुप के भूतपूर्व एम्प्लॉय भी बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल वो मेरी इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि टाटा किस प्रकार का एम्प्लॉयर है, कितना प्रोफेशनल एम्प्लॉयर है और कितना ध्यान रखता है वो एम्प्लॉइज का। अभी वो अपने वाक्य बता ही चुके हैं, मुझे ज्यादा उस पर कहने की जरूरत नहीं। तो दूसरा एम्प्लॉइज। तीसरा डॉक्टर प्रवीण, जो बेनिफिशियरीज, उनकी चैरिटीज, जिन्होंने अपना 2/3 हिस्सा अपनी वेल्थ का चैरिटी के लिए डोनेट कर दिया हो। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। मैं बहुत सारे अमीर लोगों को जानता हूं
बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं, किसी को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, पर आप इतना कमाने के बाद 2/3 अपना दान कर देना और 2/3 लोगों के भले के लिए लगा देना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहना बहुत आसान है, जरा कभी कोई करके देखे। तो उन्होंने ये करके दिखाया कि आप धन को कमा रहे हैं तो आप समाज की सेवा करिए, आप लोगों का भला करिए, आप अपने आप कितना कंज्यूम कर लेंगे। और आखिरी के 12 साल मैं उनसे, मुझे जितनी बार भी मिलने का मौका मिला, 3 बार डॉक्टर प्रवीण, तीनों बार जब वो एमिरेटस चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, उस समय में मिला, यानी कि 2012 से और 2024 के बीच में मैं उनसे 3 बार मिला। और इन तीनों बार मुझे जो उनमें दिखाई दिया, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल, बहुत ही मॉडेस्ट, बिल्कुल ऐसा लगता था। बल्कि जिस मीटिंग का मैंने अभी आपको वाकया सुनाया, जिसमें मैं प्रोमोटर को लेके गया, वो खड़े हो गए अपनी जगह से। मैंने कहा सर आप हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, मैं तो उम्र में भी आपसे बहुत छोटा हूं, ओहदा तो छोड़िए। और वो छोटा सा लड़का, उसको उन्होंने कहा क्या पता तुम कल के रतन टाटा हो, ये उन्होंने कह के विदा किया। अरे क्यों घबराते हो, यू माइट बी टुमारोज रतन टाटा, व्हाई यू वरीड। और आप एक चीज पे ध्यान देंगे डॉक्टर प्रवीण, जो आज के मैं आपको ताजी बात बता रहा हूं। आज जब रतन टाटा जी का वहां पर दर्शन के लिए शरीर रखा हुआ है, लोग वहां आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी वो तस्वीरें चल रही हैं, उसी दौरान एक खबर आई कि फोर्ब्स लिस्ट, जो कि अमीरों की लिस्ट है, उसमें टॉप 10 अमीरों के नाम मैं पढ़ रहा था, जो लिस्ट अभी दोपहर में ही आई है। वो आपको हैरानी होगी कि उस लिस्ट में कहीं भी किसी टाटा ग्रुप के किसी मेंबर का नाम नहीं है। अब आप कहेंगे ये तारीफ हुई कि ये आप कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है। टाटा ग्रुप तो भारत का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है, ये कैसे हो गया कि उनका नाम नहीं है अमीरों की गिनती में? क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि रतन टाटा साहब ने अपनी कंपनी को बड़ा किया, खुद को बड़ा नहीं किया, अपनी झोली नहीं भरते रहे, वो कंपनी को एक्सपैंड किया। और आज टाटा ग्रुप, मेरे से ये भी सवाल किसी चैनल में, आपके साथी चैनल ने पूछा कि अब टाटा ग्रुप का क्या होगा। मैंने उनको कहा कि उन्होंने एक ऐसी सड़क बना दी आगे के लिए कि टाटा ग्रुप की आने वाले कई 100 साल तक टाटा ग्रुप को कभी भी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रशेखर साहब आज बैठे हुए चेयरमैन टाटा सन्स की पोजीशन पे, इतना प्रोफेशनल सिस्टम बना दिया है, प्रोफेशनल चला रहे कि कभी भी टाटा ग्रुप को किसी परिवार के मेंबर की कमी खलेगी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर प्रवीण। नॉर्मली नहीं, जमशेद जी टाटा के बाद में जिस तरीके से उनकी परंपरा आगे बढ़ी, तो ऐसा हर बार ऐसा सोचा गया होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हर बार ऐसा सोचा गया होगा जब भी कोई बड़ा चेहरा जाता है कि ये क्या होगा आगे। आपने शेर बड़ा अच्छा सुनाया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। बाकी शेर आपने बिल्कुल ठीक सुनाया, इकबाल साहब का ये शेर। क्षमा करें, मैं क्योंकि गालिब को बहुत सुनता हूं, मेरे दिमाग में आ गया गालिब का नहीं। आप थैंक यू फॉर द करेक्शन। बहुत उर्दूदार नहीं होते तो हमको लगता है गालिब और इकबाल सब एक है, लेकिन हाँ ये शेर बहुत मौजूद है। ये शेर जो है वो बिल्कुल रतन टाटा साहब के लिए या उनके जैसी शख्सियत के लिए लिखा गया। दिलीप भट्ट साहब, अभी आपने सुना शरद कोहली जी ने इस काफी सारी बातें रखी और उन्होंने अपने भाव भी एक तरीके से यहां पर अपने इस वक्तव्य में रखे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये मुझे जरूर बताएं कि उनकी एक जो फिलैंथ्रोपिस्ट वाली छवि है, परोपकारी वाली छवि है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि व्यवसायी जो होता है वो मुनाफे के लिए कार्य करता है, और अगर व्यवसायी मुनाफा नहीं सोचेगा तो कैसे चीजों को बड़ा करेगा। फोर्ब्स का जिक्र भी शरद जी ने कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखते हैं दुनिया भर के सारे व्यवसायी ऐसे कंपटीशन में भी दौड़ रहे हैं कि भाई एक दूसरे से आगे निकल। कंपटीशन को एक तरीके से व्यवसाय का ईंधन माना जाता है, लेकिन रतन टाटा की शख्सियत में ये कहीं नहीं है। ये जो आप फिलैंथ्रोपी की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, जी, इसका बहुत ही डीप फाउंडेशन है। ये 100 साल पुराना फाउंडेशन है। ये 100 साल पुराना फाउंडेशन है। इसीलिए मुंबई जैसे प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल इंडिया में खोला गया। इस कैंसर हॉस्पिटल को खोले भी कम से मुझे लगता है आज नहीं तो 50 साल हो चुके हैं। ये फिलैंथ्रोपी का दौर इनके डीएनए में है, इस फैमिली के डीएनए में ये फिलैंथ्रोपी का दौर। ये आज नहीं, ये ओवरनाइट नहीं आता है जी। ये जब आपके जहन में जब तक किसी इंसान के पास एम्पैथी नहीं होगी, सी दे हैव गॉन बियॉन्ड डॉक्टर साहब, दे हैव गॉन बियॉन्ड। दिस कंट्री मस्ट अवेक। यू नीड टू क्रिएट द एम्पैथी। ये सिंपैथी का वर्ड सुन के लोग थक गए।
House of Tatas created the empathy, not in India. They created that empathy world across the globe. तो ये जो फिलंथ्रॉपी की शुरुआत हुई, जब तक आपके जहन में किसी के पास रुदन दर्द, जब तक आपकी आत्मा उसको महसूस नहीं कर पाएगी, तब तक आप फिलंथ्रॉपी का काम नहीं कर सकते हो सक्सेसफुली। सर, ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है रतन टाटा को। सभी मेहमान बने हुए हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है रतन टाटा को। आप ये तो समझ ही सकते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ उद्योगपति के लिहाज से नहीं, देश के निर्माण में देश को काफ़ी कुछ देकर गए हैं रतन टाटा। इसीलिए लोग उनको इतना पसंद भी करते रहे, लोग इतना प्यार करते रहे। और हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरीके से रतन टाटा बिजनेस विथ एम्पैथी करते थे। बात सिंपैथी की नहीं। दिलीप भट्ट साहब अपनी बात रख रहे थे। मैं चाहूँगा भट्ट साहब आप उस बात को कंटिन्यू भी करें, फिर मैं बाकी के मेहमानों से भी कमेंट लेता हूं कि अंतिम विदाई वो कैसे देना चाहेंगे, किस तरह से याद करना चाहेंगे। दिलीप भट्ट साहब, पहले आप जो अपनी बात कह रहे थे वो पूरी करें। प्रवीण जी, 1941 में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया था मुंबई में। डू यू थिंक ये सब काम बिना एम्पैथी के होते हैं? They be possible without empathy. सिंपैथी की जरूरत नहीं है देशवासियों को, they need empathy, and that is what House of Tatas created this legacy behind. मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा। I left Tata House of Tatas in 1995 में।
छोड़ने के बाद में एक दिन मैं बॉम्बे हाउस गया, ये 2008 या 2009 की बात है, एंड आई जस्ट कम बैक फ्रॉम गल्फ से मैं वापस आया था। तो उस वक्त हमारे एक चेयरमैन एमडी हुआ करते थे मिस्टर गुप्ता, तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया बॉम्बे हाउस में, मैं उनसे मिलने गया। तो काफी एज जो हमारा कल्चर है, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कल्चर, बैठाया आदर सम्मान के साथ में, वेरी जूनियर स्मॉल गाय, स्मॉल फ्राई इन द सिस्टम। तो बातचीत हुई, चाय वाय, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज डन, एंड देन मिस्टर गुप्ता सडनली सेड, दिलीप यू मस्ट राइट योर ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हैं, आई एम अ स्मॉल सिंपल गाय, नहीं आई नो योर कंप्लीट। उन्हें पता था मेरे बैकग्राउंड के बारे में, हाउ डिड आई, किस मुश्किलों से, किस दौर से, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग इन मुंबई एट द एज ऑफ 11-12 एज अ चाइल्ड लेबर इन मुंबई, एंड परमात्मा की मेहर थी, हाउस ऑफ टाटास का कंट्रीब्यूशन था, परमात्मा ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो मैंने कहा सर ये मेरी किताब चलिए मैं लिख भी देता हूं, तो उसको रीड। तो मुझसे वो कहते हैं, आई विल टॉक टू मिस्टर रतन टाटा, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विद टाटास? यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू काइंडली राइट योर ऑटोबायोग्राफी। मुझे आज भी उस बात का रिग्रेट है, I wish I had written my autobiography, and he assured me that I will get that preface written by Mr. Ratan Tata. आज मैं जब आपके सामने बैठा हूं, I'm in a pain, बहुत मर्म है, बहुत ही दर्द है। वो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से इस टी एम्बलम, इस महान हाउस ऑफ टाटास के साथ जुड़े हुए हैं। एक और छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। जी जी जरूर। हमारे टाटा ग्रुप में, हमारे फैमिली टाटा ग्रुप में एक हमारे बहुत सीनियर बॉस हुआ करते थे, उन्होंने लिखा, बोले एक बार किसी बंदे ने रतन टाटा साहब को इनवाइट किया कि एक 200 व्हील चेयर वितरित करनी है विकलांगों को। तो पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए, डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको बड़ी खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई। उनने लिखा ये, मुझे पहली बार जिंदगी में आत्मिक खुशी हुई। और जाते हुए एक बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए, अब वो अपने पैर छुड़ाने की चेष्टा कर रहे थे, बट बच्चे ने इतना टाइटली पकड़ा था, तो बच्चा उनकी तरफ देखता रहा। तो रतन टाटा ने पूछा, क्या चाहते हो, कुछ चाहते हो आप मुझसे? तो विकलांग बच्चा उनसे क्या कहता है पता है, प्रवीण साहब, डॉक्टर साहब जी, और सुनने वाले दर्शक, वो बच्चा उनसे कहता है, मैं आपकी शक्ल याद रखना चाहता हूं, कि जब मैं उस परमात्मा में विलीन हूं, मैं वहां पे भी आपका धन्यवाद करूं। वो बच्चा कहता है, मैं आपकी शक्ल याद रखूं, कि जब मेरा शरीर उस परमात्मा के साथ विलीन होगा और आप वहां होंगे, तो मैं वहां पे भी आपका धन्यवाद करूं। क्या कहोगे प्रवीण जी आप इस बात को, या इस दर्शक क्या कहेंगे इस बात को? प्रॉस्पेरिटी तभी आती है जब आप उस सत्मार्ग पे चलोगे, जब उस सत्मार्ग का आपको आगाह होगा, जब उस सत्मार्ग का आपको आपके दिल में विलय होगा, तब परमात्मा आपको उस प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पे ले चलता है। इट्स अ रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं ना, इट्स अ रिवर्स इंजीनियरिंग विच हाउस ऑफ टाटास कल्टिवेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड, and Mr. Ratan Tata has left that legacy। जैसे इस देश में महान सपूत हुए, पृथ्वीराज चौहान कहिए, शिवाजी महाराज कहिए, झांसी की रानी कहिए, ये भी एक उसी तरह का एक तपस्वी है, आया और चल दिया। स्वामी विवेकानंद हुए, इनके ग्रैंडफादर को स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान दिया था कि भाई आप जा रहे हो शिकागो स्टील प्लांट लेने,
स्टील प्लांट तो ले आओगे, यहाँ चलाएगा कौन? तब जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की फाउंडेशन उनके ग्रैंडफादर ने मैसूर में बिछाई। तो isn't it विजन? वो विजन जो चला आ रहा है, वो विजन आज से नहीं, आज से 150 वर्षों सर, से इट्स चला। अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन विच जी दैट इज कंटिन्यूइंग प्रवीण जी, दैट इज कंटिन्यूइंग। वो उसकी बैकबोन है। दिस कैन नॉट, दिस विल नॉट ओवरगो। एवरीबडी वांट्स टू बिकम टाटा, बट आपको उस पे डीपली एनग्रॉस होना पड़ेगा। पहले अपने अहंकार, अपने अहम को त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको उस मुकाम को देख रहे हो तो आपको उसको अपने अहम से निकलना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। काम क्रोध लोभ तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले आप उस अहंकार से तो निकल गई। आपको इस देश का भविष्य बनाना है, तो मैं ये तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज ट्रू फॉर मी एंड द पीपल हु आर लिसनिंग और द पैनलिस्ट अक्रॉस द कंट्री। आप सर जब बोल रहे हैं ना, तो ये खाली वर्ड्स नहीं है कि किसी ने कोई अच्छी, आप उस भाव में हैं, आप उस चीज को जी चुके हैं, आप उसकी कीमत को सचमुच उतनी गहराई से जानते समझते हैं जो रतन टाटा की कीमत को सही मायनों में बखान सके या सामने रख सके। सीरियसली आपके वो भाव मुझ तक पहुंच रहे हैं, दर्शकों तक भी जरूर पहुंच रहे होंगे। एसपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा आप भी किस तरह से ये जो एम्पैथी वाली बात है, ये जो दयालुता की बात है, परोपकारिता की बात है, ये रतन टाटा का वो रेयर कॉम्बिनेशन बनाता है जो बिजनेस, मैं मानता हूं बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, धर्मार्थ कार्य पहले भी सेठ एक जमाने में हुआ करते थे, धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर बनाना, ये सारी चीज, लेकिन आपके विजन में अपनी कंपनी को बढ़ाने के साथ साथ में लोगों के लिए एम्पैथी भी हो, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। आप कैसे याद करना चाहेंगे, कैसे डिफाइन करना चाहेंगे एसपी सिंह साहब? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जग जाहिर बात है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के बीच में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर हो, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, सब कुछ में। रतन टाटा को इस बात को मालूम हुई तो उन्होंने उसको बराबर करने की कोशिश की। उसका एक उदाहरण देता हूं। टाटा स्टील अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को जमशेदपुर में कंसेशनल रेट में प्लॉट देता है और कंसेशनल रेट में बिल्डिंग मटेरियल देता है कि आप अपना घर बना के रहिए, रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स में भी कुछ लोगों ने कहा कि साहब हम लोग बहुत दूसरे शहरों से आए हैं, वहां अब कोई हमारा है नहीं, ना हमको घर द्वार है, रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने तुरंत टाटा मोटर्स के प्रेमाइस के बाहर जो उसका एरिया है, प्लॉट्स अलॉट किए रिटायरिंग एग्जीक्यूटिव्स को कंसेशनल रेट में बिल्डिंग मटेरियल दिया, बैंक से लोन दिलवाया। और उसका नतीजा है कि आज कम से कम 150-200 रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स जो कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई मद्रास से आए, सब वहीं बस गए हैं। उनको कहीं जाने घर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं बस के आराम से और रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे तो टाटा कंपनी का जो ह्यूमन वैल्यू है, जो एम्प्लॉइज का जो केयर करते हैं नौकरी से लेके मरने के बाद तक, वो तो हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं करती है। हमने 3 बड़ी फैमिली रन कॉर्पोरेशन में काम किया है, सीनियर लेवल में काम किया है। जो दया भाव एम्प्लॉइज के प्रति टाटा कंपनी में है वो कहीं नहीं है। और लोग सब एम्प्लॉइज को नौकर समझते हैं, लेकिन यहाँ एम्प्लॉइज को वो आदमी समझते हैं। मरने के बाद भी कोई किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो फैमिली का केयर करते हैं, फैमिली के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन ये जो रिटायरमेंट के बाद लोगों के सामने था कि अब कहाँ जाएं, घर द्वार तो पुरानी जगह जहां से आए तो वहां है नहीं, क्या करेंगे, फिर से घर द्वार। आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, मैं साथ में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस सरलता सहजता की बात हो रही थी, तो कितनी सादगी से भरा उनका जीवन था, कैसे वो, इसकी बड़ी ये वायरल तस्वीरें हैं सिंह साहब, जिसमें बच्चों के साथ में बैठ के किस सादगी के साथ वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आप अपनी बात को पूरा करें सिंह साहब। हाँ, दूसरी बात है कि बहुत सारे एंसिलरी डेवलपर थे जमशेदपुर में, सप्लायर थे, उनसे जो सामान आता था उसमें कंपनी का बहुत टाइम वेस्ट होता था। उनके सामान को एक पीस को इंस्पेक्ट करना, रिजेक्ट हो जाता था तो प्रोडक्शन शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि जो सामान समय पर चाहिए उसमें आधा रिजेक्ट हो जाए या क्वार्टर रिजेक्ट हो जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि हमारे कंपनी के इंजीनियर्स और क्वालिटी इंस्पेक्टर्स एंसिलरी यूनिट में जाएं, वहां उनको ट्रेन करें कि उनका प्रोसेस परफेक्ट हो, उनको भी रिजेक्शन 0 हो जाए
हमको भी जो माल मिले उसमें हमको री इंस्पेक्शन करने का लेबर ना खर्चा करना पड़े और हमको अच्छे क्वालिटी का एंसिलरी प्रोडक्ट्स मिले। ये भी उनकी बहुत बड़ी थी कि एंसिलरी यूनिट्स वाले को भी वो इतना केयर करते थे कि इतनी हेल्प उनको मिलती थी। और जहां तक कि स्टाफ के और फैसिलिटी की बात थी, उसमें तो ऐसे भी टाटा वाले अनपैरेलल हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनके आने के बाद में इस सब में जो जिन कंपनियों में ये कम था, जैसे टाटा मोटर्स हुआ, इंडियन ट्यूब कंपनी हुआ, उसमें उन्होंने बढ़ा चढ़ा के फैसिलिटीज को बढ़कर ऑलमोस्ट टाटा स्टील के बराबर कर दिया। ये बहुत बड़ी खूबी, यानी उनको उनके जहन में रहता था कहाँ क्या चल रहा है, कोई इंडिफरेंस तो नहीं है, कहीं पर कोई एक फर्क तो नहीं चल रहा है, उस पर ध्यान था। तो अब मैं जरा क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, शॉर्ट कमेंट्स में जाऊंगा, लेकिन अशोक जी मुझे ये जो एम्पैथी वाली बात, परोपकारिता वाला उनका जो जीवन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इस परिप्रेक्ष्य में बताएं कि आप जब मजदूरों की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बहुत बड़ा समाज होता है ऐसे परिवारों का जिनकी अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं उन लोगों से जिनको हम सक्षम मानते हैं, व्यवसायी मानते हैं या शीर्ष पर रखते हैं, और ऐसे ही रतन टाटा थे। तो आप कैसे उनका आकलन करते हैं इस लिहाज से? देखिए, जैसे एसपी सिंह साहब ने कहा, अभी मैं उससे जोड़ते हुए एक बात अपनी कह रहा हूं कि रतन टाटा साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनको ऊपर वाले ने भेजा था यहाँ, ऐसे इंसान के, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे आचरण की, ऐसे दृष्टिकोण की कमी थी, उसको भेजा उन्होंने कहा कि देखो, जिसे उन्होंने कहा कि एनसीडी यूनिट्स की बहुत सी चीजें बेकार आ जाती, उसको कह वो दूसरे उद्योगपति होते तो हटा देते, हटाओ, उसको नहीं लेना है, जो ठीक हो उसको ले लो, उसका पेमेंट करो। इट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल एवरीथिंग। उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को भेजा कि उसको ठीक करो, को ऐसी क्वालिटी बनाए जिसको भी वेस्ट ना हो। मतलब वो हर दृष्टि से समान हो, चाहे मेहनत हो, चाहे समय हो, चाहे देश हो, सबको एक साथ करके देखते थे कि कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। समय नहीं वेस्ट होना चाहिए, मेहनत नहीं वेस्ट होनी चाहिए, सामान नहीं वेस्ट होना चाहिए, और लोगों को सिखाना चाहिए जहां कमी, ये उनमें उनके उसमें थी। दूसरी बात, और उन्होंने ये भी कहा था कि चारों चीजें मैंने आपको बता दी जी। मैंने देखा है पूरे विश्व में, जर्मनी में गया मैं डेलीगेशन में, वहां देखा जब डेलीगेशन लोग जा रहे थे तो सारे लोग अपना काम कर रहे थे। देखा हमारे देश में तो लोग मजदूर तुरंत देखने लगता है डेलीगेट्स को, अगर विदेशी डेलीगेट्स थे, फॉरेन डेलीगेट्स, यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वहां पे कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी, कि अगर कोई देखेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। टाटा साहब ने ऐसे कैमरा नहीं लगा रखा, क्योंकि ईमानदारी सिखा रखी। जहां ईमानदारी होती है, जहां निष्ठा होती है, जहां लगन होती है, जहां पे एक जुड़ाव होता है, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। कि हम टाटा साहब के, उन्होंने कहा ना कि टाटा साहब जैसा उद्योगपति नहीं देखा, है ही नहीं, देखें कहां से? जब है नहीं, ऐसी सोच नहीं है, ऐसा दिमाग नहीं है, ऐसी करनी नहीं है, धरनी नहीं है, तो देखेंगे कहां से? इनसे हमको, टाटा से हम सारे उद्योगपतियों को, सारे देशवासियों को सबक मिलते। गांधी जी अफ्रीका में थे, 28,000 में मिलता था उनको अफ्रीका में, अब 28,000 पाउंड वो छोड़कर आए। 14,000 रखते थे, 14,000 भेजते थे परिवार के लिए, छोड़ के आया, आजादी दिलाई, आधी धोती पहनी और आधी ओढ़ी। क्यों पहनी, क्यों ओढ़ी? एक नदी के पास बैठे थे, एक औरत, एक महिला थी, वो आधी वो धोती अपनी पहनी थी, आधी आधी साफ कर रही थी। क्या ऐसा क्यों कर रही है? एक ही साड़ी, एक ही धोती, क्या करूं? अच्छा, फिर एक परिवार में गए तो उसमें एक पानी ला रहा है, गुड़ ला रहे हैं, सबसे नहीं मिल सकते? क्या नहीं? क्या क्यों? कि 5 महिलाएं हैं, धोती एक ही है। तो गांधी जी ने समझ लिया कि इस देश की कमी क्या है? पैसा नहीं, गरीबी है। तो नमक आंदोलन, टाटा ने नमक बनाया, उन्होंने नमक आंदोलन छोड़ा। ये देखिए क्या जुड़ा हुआ है गांधी से, नमक आंदोलन और नमक बनाने का काम। तो ये जो है चीज, जिंदगी से जो जुड़ी चीज होती है, उसके प्रति आदमी समर्पित हो जाता है जी। इस देश का कामगार, इस देश के लोग, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान टाटा जी के प्रति समर्पित है। क्यों समर्पित? टाटा के लिए समर्पित नहीं है, उनके नेचर से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी धारणा से, उनके विचार से, उनकी लगन से के लिए समर्पित है। कि सोचते थे अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोचते थे, हमारे बारे में सोचते थे, एसपी सिंह के बारे में सोचते थे, सबके बारे में सोचते थे, इनकी जिंदगी कैसे हम बेहतर बनाएं। तो दूसरों के लिए सोचेगा तो कबरा खड़ा बाजार में लिया अंगूठी हाथ, जो जब गाय बाज चलो हमारे साथ, वो कबीर थे, दूर थे, सारे व्यक्तित्व उनमें मिला हुआ था जी।
जो अच्छी बातें थी उनके व्यक्तित्व में थी। जी, आप आपने लेना बड़ी चाहें, सुंदरता सीखना के चाहें, साथ में सीख एसपी सिंह सकते साहब, हैं। क्योंकि अभी समय जो है वो अब हम नहीं धीरे नहीं, धीरे आप मास्टर हैं हमारे अधिकारी हो, जब चाहे रोक नहीं नहीं, दीजिए, पर आपने बड़ी चाहे सुंदरता से, बहुत सुंदरता से भावों को और सभी ने, मैं मानता हूं सचमुच में आज रतन टाटा साहब के बारे में जितनी जो चर्चाएं हुई हैं वो उनके व्यक्तित्व के सचमुच उस पहलू और उस भाव को रख रही हैं जिसको आज याद किया जाना चाहिए। शरद कोहली जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, मैं चाहूंगा कि अब जो अंतिम क्लोजिंग कमेंट आपका रहेगा तो बताएं आप मुझे कि उनके परोपकारिता वाले पहलू को, और बिजनेस विथ एम्पैथी। आमतौर पर बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन यहां पर आप देश के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। ये रेयर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? जी हाँ, मैं अपना निजी अनुभव साझा कर रहा था। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने फाइनेंस किया है, बॉस्टन में गया, मुझे मालूम नहीं था इसका कि वहां पर कुछ टाटा का इंप्रेशन है। और मैं वहां पर एक हॉल में घुसा तो मैंने वहां पर सडनली टाटा मेमोरियल हॉल देखा, तो मुझे पता लगा कि करीब $28 मिलियन यहाँ पर टाटा साहब ने दिए इस हॉल को बनाने के। बहुत ही खूबसूरत वो हॉल था और उसके लिए उन्होंने पैसे दिए और वो हॉल बना। मुझे बहुत फक्र हुआ कि मैं देश से इतनी दूर था, बॉस्टन में था, कि हमारे देश की यहाँ छाप है दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटीज में से हार्वर्ड। मुझे बहुत फक्र हुआ इस बात का कि मैं भारत से आ रहा हूँ, देश से आ रहा हूँ, जहाँ के इंडस्ट्रीज ने आज यहाँ पर हॉल बना के दिया, जिसको पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ के स्टडी कर रहे हैं। उनकी जो फिलैंथ्रोपी थी वो अनमैच्ड थी। इसमें डॉक्टर प्रवीण कोई शक नहीं है। मैंने जो शुरू में शेर बोला था, जिसके ऑथर को आपने ठीक किया था, वो शेर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूं जो कि उनके परोपकारी कार्यों के बेनिफिशियरीज रहे हैं, जो उनके लाभार्थी रहे हैं। और इसमें मैं खास, क्योंकि मैं स्टार्टअप मेंटोर हूं, इतने स्टार्टअप्स हैं जो कि उनसे मिले हैं। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि कितने यंग बिजनेसमैन प्रमोटर्स 20-20, 21-21 साल से वो ऐसे मिलते थे जैसे किसी बहुत मजे हुए पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं। जितनी उनको आदर देते थे, इतना ही उनको आदर वो देते थे, और मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। तो मुझे लगता है ऐसी शख्सियत आना बहुत ही कठिन है और बहुत मुश्किल से ऐसे लोग, कई दशकों में ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर आता है। और मैं आखिरी बात जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि उनका नाम रतन टाटा है। मैं अपनी तरफ से आज ये भारत सरकार, अगर आपका कार्यक्रम और आवाज कहीं पहुंच रही है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को ऐसी व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहूंगा। ये डिजर्व करते हैं भारत रत्न की, द मैन दैट वाज रतन टाटा। थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और देखिए, हम ये सब जानते हैं कि बहुत बात होती रही कि शांति का नोबेल महात्मा गांधी को मिले ना, उस एक समय पर चलती रही है बहस, लेकिन नहीं मिलता है तो भी क्या, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो सम्मानों को सम्मानित करते हैं। और निश्चित तौर पर भारत रत्न तो एक ऐसा सम्मान है जो कि भारत सरकार, और आपने देखा महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए आज प्रस्ताव भी भेज दिया है केंद्र को, और वो उसके हकदार हैं। सिर्फ उनका नाम ही रतन नहीं था, वो सचमुच में भारत के रत्न के तौर पर जाने जाएंगे। और नमक से लेकर नैनो कार तक उन्होंने सबके सपनों को साकार किया। चलते चलते मैं बहुत संक्षेप में, भट्ट साहब, चाहूंगा कि आप श्रद्धांजलि कैसे याद करना चाहेंगे, 2 शब्द उनके लिए बोले। बस डॉक्टर साहब, वही फिर से कबीर साहब का एक दुआ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। धन्यवाद जी। आप अशोक जी क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं चलते चलते बस यही कहना चाहता हूं कि टाटा जी को एक तो भारत रत्न, मैंने पहले ही कहा, देना चाहिए। वो रतन टाटा थे, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ये सिफारिश नहीं है, ये प्रस्ताव नहीं है, ये डिमांड है मजदूरों की तरफ से, मांग है हमारी। जिसने मजदूरों का ध्यान रखा, देश का ध्यान रखा, देश के लोगों का, उसको भारत रत्न तो है ही है। वो दे न दे, जैसे कहा उन्होंने गांधी जी को नहीं मिला, लेकिन गांधी जी को मिले न मिले, गांधी महात्मा किसने बनाया? कोई सरकार ने महात्मा नहीं बनाया उनको। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जी, इन लोगों ने कहा था जी। तो इसी तरह इस देश की जनता कह रही है, मजदूर कह रहा है, हमारे वो दूसरे इकबाल साहब का जिन्होंने शेर पढ़ा, वो कह रहे थे कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और जिन्होंने मजदूरों का, देश के लोगों का ख्याल रखा, पूरी तरह ख्याल रखा, अपना नहीं रखा, अपना क्या रखेंगे?
जो दूसरों का ख्याल रखता है ना, उसका जी ऊपर वाला ख्याल रखता जी है। अशोक जी, मैं उसको जानता हूं कि आज ये भावुक लम्हा है, पर मैं क्योंकि इसको क्लोज कर रहा हूं, तो एसपी सिंह साहब, आप बहुत संक्षेप में अगर कुछ कहना चाहें तो आप भी जरूर कहें। मैं नहीं चाहता कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनको भारत रत्न नहीं, हाँ भारत महारत्न देना चाहिए, जी। और उनकी यादगार में एक अवार्ड कंस्टिट्यूट करें जो हर साल। हाँ, ये आपने एक नया सुझाव दिया, भारत रत्न तो मिले ही, उनकी याद में भी एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ये आपका एक सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, दिलीप जी, आप, अशोक जी, आप, एसपी सिंह साहब, आप मेरे साथ बने रहे और आप लोगों से बहुत कुछ जानने को मिला रतन टाटा के बारे में। शरद कोहली जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला, पल पल का अपडेट जारी है।